अवैध संबंध, पति का कत्ल और ट्रॉली बैग में लाश। बारकोड ने खोला कातिल बीवी का राज, दहला देगी साजिश। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कत्ल का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसकी कहानी का आगाज एक खेत से होता है। उस खेत में एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा था। लोगों की नज़र उस ट्रॉली बैग पर पड़ी तो पास जाकर देखा। ट्रॉली बैग खोलते ही लोगों के होश उड़ गए क्योंकि उसमें एक शख्स की लाश मिली। हालांकि लाश के साथ कोई मोबाइल फ़ोन या आईडी कार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। लेकिन उस ट्रॉली बैग में एक ऐसा बारकोड लगा हुआ था जैसा आमतौर पर एयर ट्रेवल के दौरान मुसाफिरों के लगेज पर लगाया जाता है, और बस यही वो सुराग था जिसने कत्ल की इस वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल ये कत्ल की एक ऐसी वारदात है जिसकी साजिश बिल्कुल मेरठ वाली मुस्कान की साजिश से मेल खाती है। चलिए इस वारदात की पूरी कहानी आपको बताते हैं कि कैसे एक बारकोड के सहारे पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व कर लिया। पूरी कहानी बताने से पहले आपको कुछ मामले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। केस नंबर पहला, मेरठ में मुस्कान और उसके प्रेमी के हाथों सौरभ का कत्ल। केस नंबर 2, यूपी के औरैया में शादी के 10 दिनों के अंदर पत्नी और उसके प्रेमी के हाथों पति दिलीप का कत्ल। केस नंबर 3, भिवानी में रवीना और उसके प्रेमी के हाथों पति प्रवीण का कत्ल। केस नंबर 4, मेरठ में ही रबिता और उसके प्रेमी के हाथों पति अमित का कत्ल। तारीख बदल रही है, जगह बदल रही है, लेकिन केस का पैटर्न नहीं बदल रहा। एक मामला ठंडा पड़ता नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। ऐसा मामला जिनमें बीवियां अपने अपने आशिकों के साथ मिलकर पतियों को ठिकाने लगाए दे रही हैं, और अब इसी कड़ी में नया मामला सामने आया है यूपी के देवरिया से, जहां एक बीवी ने अपने ही भांजे के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति की हत्या कर दी बल्कि उसकी लाश को उसी ट्रॉली बैग में ठूंसकर अपने घर से करीब 60 किलोमीटर दूर फेंक आई। जिस ट्रॉली बैग में पति चंद रोज पहले विदेश से पूरे परिवार के लिए ज़रूरत के सामान लेकर आया था। देवरिया के इस मामले का खुलासा भी शायद इतनी जल्दी नहीं होता क्योंकि कातिलों ने लाश ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी दूर का रास्ता लिया था। लेकिन उनकी एक गलती से बेहद उलझा हुआ ये मामला पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर वही कहानी सामने आई जिन कहानियों ने इन दिनों लोगों को दहला रखा है, यानी पति पत्नी। और वो इन कहानियों में मौत और मात दोनों पतियों के हिस्से आ रही है। 20 अप्रैल 2025 देवरिया जिला। अब आइए सबसे नए देवरिया के इस मामले को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से शुरू से समझते हैं। देवरिया के तरकुलवा थाना इलाके के एक गांव पकड़ी पटखौली में गेहूं कटवाने के लिए एक किसान अपने खेत में पहुंचा। तभी उसकी नज़र बगल वाले खेत में पड़े एक लावारिस ट्रॉली बैग पर पड़ी। उस ट्रॉली बैग के इर्द गिर्द कुछ कपड़ा यानी चादर जैसी चीज़ें भी लिपटी हुई थी। बैग देखकर लग रहा था कि मानो बैग में किसी चीज़ को ठूंसकर भरने की कोशिश की गई हो और पूरी तरह पैक कर पाने की सूरत में उसे चादर से ढक दिया गया हो। पहली ही नज़र में मामला संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा उस किसान ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस तुरंत मौके वारदात पर जा पहुंची। फिर जो यहाँ भी वही बात निकली जो अक्सर आजकल निकला करती है। ट्रॉली बैग में पुलिस को तकरीबन 35 से 37 साल की उम्र के एक शख्स की लाश मिली। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर मरने वाले शख्स की पहचान कैसे की जाए ताकि कत्ल के मामले की तफ्तीश आगे बढ़ सके। जाहिर है कि कातिल सबूत मिटाने के इरादे से ही लाश को ट्रॉली बैग में भरकर उस सुनसान जगह पर मौजूद खेत में फेंक कर गया था। ट्रॉली बैग में पैक उस लाश को देखकर
पुलिस को भी शुरू में ये मामला क्लूलेस ही लगा था, लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ जब पुलिस ने ट्रॉली बैग की तलाशी ली तो कातिलों की एक गलती ने पुलिस को पहली ही कोशिश में इस केस का अहम सुराग मिल गया। पुलिस को ट्रॉली बैग पर एयर ट्रेवल से जुड़ा एक बारकोड मिला जो हैदराबाद से वाराणसी का फ्लाइट का था। अब पुलिस ने वाराणसी एयरपोर्ट से उस बारकोड पर ट्रेवल करने वाले मुसाफिर के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस की कोशिश रंग लाई और मरने वाले की शिनाख्त हो गई। पुलिस को पता चला कि ट्रॉली बैग पर लगे उस बारकोड पर भटौली गांव के रहने वाले नौशाद ने ट्रेवल किया था। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन मौके वारदात से करीब 60 किलोमीटर दूर देवरिया के ही एक गांव भटौली जा पहुंची, जहां नौशाद का घर था। 37 साल का नौशाद सऊदी अरब में रहकर नौकरी किया करता था और कुछ रोज पहले ही विदेश से अपने गांव लौटा था, लेकिन अब गांव में उसकी हत्या हो चुकी थी। घर में जाकर पूछताछ करते ही कत्ल की सारी कहानी साफ हो गई। पता चला कि नौशाद के अलावा उसके घर में उसके बुजुर्ग पिता अली अहमद, नौशाद की पत्नी रजिया और उनकी 9 साल की बच्ची रहती हैं। चूँकि नौशाद विदेश में रहता था, उसकी गैर हाजिरी में वहाँ उसकी पत्नी रजिया का ही उसी के गांव में रहने वाले अपने एक भांजे रोमान के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन जब से नौशाद वापस गांव लौटा था तभी से इस लव अफेयर में दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद रजिया ने अपने प्रेमी रोमान और उसके एक दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर एक खूनी साजिश रची। रजिया ने पहले नौशाद को धोखे से कोई नशीला चीज़ खिला दी और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो फिर तीनों ने मिलकर तेजधार हथियार से उसका कत्ल कर दिया। अब इस वारदात को अंजाम देने के बाद बारी थी सबूत मिटाने की, जिसके चलते पहले हथियार फेंके गए, खून के धब्बे मिटाए गए और फिर नौशाद की लाश को उसके ट्रॉली बैग में पैक कर दिया गया। ये वही ट्रॉली बैग था जो चंद रोज पहले ही नौशाद ने सऊदी अरब से लेकर भारत आया था। हत्या के बाद तीनों आरोपी नौशाद की लाश को हिमांशु की गाड़ी से लेकर अपने गांव भटौली से करीब 60 किलोमीटर दूर तरकुलवा पहुंचे और उसे वहां एक खेत में ठिकाने लगा दिया। दरअसल कातिलों का पूरा यकीन था कि लाश इतनी दूर ठिकाने लगाने के बाद पुलिस उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन ट्रॉली बैग में बारकोड लगा रह जाने की वजह से कत्ल के इस संगीन मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने नौशाद की बीबी रजिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी रोमान और उसका दोस्त हिमांशु फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। घर में खून से सनी पूर्व डीजीपी की लाश, चाकू से वार और उलझी मर्डर मिस्ट्री, सिजोफ्रेनिया या संपत्ति विवाद, क्या है असलियत? कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश को उनके घर के अंदर ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। आईपीएस अफसर ओम प्रकाश साल 2017 में डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे। वे मूल रूप से बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। उनके शरीर को चाकू से 8 से 10 बार वार कर गोदा गया था। हैरत की बात यह है कि खुद कातिल ने कत्ल करने के बाद पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मरने वाले की पत्नी पल्लवी है। छानबीन के दौरान पता चला है कि पल्लवी सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी से शिकार है। अब इस कत्ल के मकसद को लेकर पुलिस की जांच पर सबकी निगाहें लगी है। 8 साल पहले तक कर्नाटक के हर शख्स और हर घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईपीएस ओम प्रकाश के कंधों पर थी, मगर रविवार को उन्हीं का कत्ल उनके अपने घर में कर दिया गया। हालांकि ना कोई कातिल बाहर से आया और ना ही इनका कोई बाहरी दुश्मनी था। दरअसल कातिल भी घर में था और दुश्मन भी। आरोपी कातिल कोई और नहीं बल्कि
उनकी अपनी पत्नी है, जिसने अपने हाथों से कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के गर्दन और सीने पर खंजर उतारने से पहले उनकी आंखों में मिर्ची डालकर उन्हें बेबस किया था। फिर उन पर चाकू से कम 10 वार किए। जब पूर्व डीजीपी तड़प रहे थे तब उनकी पत्नी सामने कुर्सी पर बैठकर उन्हें तड़पता देख रही थी। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब उनकी मौत हो गई है, तब पत्नी ने खुद पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन किया और कत्ल की बात बताई। इसके बाद उसने अपनी एक दोस्त, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस की पत्नी थी, उन्हें वीडियो कॉल किया और मैंने राक्षस को मार डाला। 1981 बैच के आईपीएस थे ओम प्रकाश। बेंगलुरु के पॉश इलाकों में से एक है एसएचआर लेआउट, जहां 3 मंजिला घर में रिटायरमेंट के बाद पिछले 8 सालों से कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रहा करते थे। घर में उनके अलावा पत्नी पल्लवी और बेटी कृति रहा करती थी। बेटा कार्तिकेश अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में ही अलग रहता है। बिहार के चंपारण के रहने वाले ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे। मार्च 2015 से मार्च 2017 तक वो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे। रविवार 20 अप्रैल की शाम 4 से 4:30 के दरमियान पल्लवी के कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, घर के अंदर दाखिल होती है। डाइनिंग हॉल में खून से लथपथ ओम प्रकाश की लाश पड़ी थी। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तब पल्लवी डाइनिंग हॉल में ही लाश के करीब बैठी थी, जबकि कृति फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में थी। उसने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। पुलिस की काफ़ी कोशिश के बावजूद जब कृति ने दरवाज़ा नहीं खोला तब पुलिस को मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। ओम प्रकाश के गर्दन, पेट, सीने और बाहों पर 8 से 10 चाकू के घाव थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब लाश चादर से लिपटी हुई थी। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। जख्म के अलावा ज़्यादा खून बह जाने की वजह से ओम प्रकाश की घर में ही मौत हो चुकी थी। वारदात के वक्त घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, ओम प्रकाश, उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति। ओम प्रकाश का बेटा यानी कार्तिकेश तब कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में गोल्फ खेलने गया हुआ था। शाम करीब 5 बजे कार्तिकेश को उनके एक पड़ोसी ने फ़ोन कर वारदात की जानकारी दी। कार्तिकेश जब घर पहुंचे तो पुलिस पहले से ही घर के अंदर थी। कार्तिकेश ने ही बाद में पुलिस में एफआईआर लिखवाई। एफआईआर में कार्तिकेश ने लिखवाया है कि उनकी मां पल्लवी उनके पिता ओम प्रकाश को पिछले कई हफ्तों से धमकी दे रही थी। इसी धमकी की वजह से कुछ दिन पहले पिता ओम प्रकाश बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी बहन यानी सरिता कुमारी के साथ चले गए थे। 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को मेरी छोटी बहन कृति सरिता कुमारी के घर गई और मेरे पिता पर दबाव डालकर उन्हें वापस उनकी मर्जी के खिलाफ घर ले आई। कार्तिकेश के मुताबिक उनकी मां पल्लवी और बहन कृति दोनों ही डिप्रेशन की मरीज हैं। कार्तिकेश ने एफआईआर में यह भी लिखवाया है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी मां और बहन ने ही उनके पिता का कत्ल किया है। कार्तिकेश की शिकायत और शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस ने पाया कि रविवार दोपहर से शाम तक ओम प्रकाश के घर से कोई भी नहीं आया था और न ही कोई घर से बाहर गया था। सीसीटीवी कैमरे में किसी बाहरी शख्स की एंट्री या एग्जिट दिखाई नहीं दी। हालांकि एक्स डीजीपी होने के नाते ओम प्रकाश को पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन रविवार को कोई सुरक्षा नहीं थी। घर के अंदर फोर्स एंट्री के भी कोई सबूत नहीं मिले।
चूंकि शिकायत और सुराग दोनों ही पल्लवी और कृति की तरफ इशारा कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उन दोनों को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने ओम प्रकाश के कत्ल की बात कबूल कर ली है। शुरुआती पूछताछ में पल्लवी ने बताया कि रविवार को झगड़े की शुरुआत ओम प्रकाश ने ही की थी। पल्लवी के मुताबिक उसने सेल्फ डिफेंस में ओम प्रकाश को मार डाला। पल्लवी ने इल्ज़ाम लगाया कि ओम प्रकाश अपने पास एक पिस्टल रखा करते थे और उसी पिस्टल से छोटी छोटी बातों पर भी वो उन्हें गोली मार देने की धमकी देते थे। पल्लवी के बयान के मुताबिक रविवार को दोपहर के खाने के दौरान यानी डाइनिंग टेबल पर ओम प्रकाश ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। इसी झगड़े के दौरान उन्होंने फिर से उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकी दी। इसी के बाद उन्होंने ओम प्रकाश को मार डाला। शुरुआती पूछताछ में पल्लवी ने बताया कि उसने कम से कम 8 से 10 बार चाकू मारा। पल्लवी ने यह भी बताया कि जब से उसे यकीन हो गया कि ओम प्रकाश मर चुके हैं, तब उसने एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर की पत्नी को फ़ोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद अगला फ़ोन पुलिस को किया। 112 नंबर पर पल्लवी ने यह भी दावा किया कि इस कत्ल में कृति का कोई रोल नहीं है। पुलिस के सोर्स के मुताबिक पल्लवी ने ओम प्रकाश के मर्डर की बात कबूल कर ली है, लेकिन पल्लवी का कहना है कि उसने ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया है। पल्लवी ने अपनी बेटी कृति को बेकसूर बताया। पल्लवी का कहना है कि ओम प्रकाश के कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस ने क्राइम सीन से 2 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस को शक है कि ओम प्रकाश के कत्ल में पल्लवी के साथ कृति भी शामिल है। पल्लवी के बयान से हटकर पुलिस ने जब क्राइम सीन की जांच की और बेटी दोनों से अलग अलग पूछताछ की तो रविवार दोपहर की पूरी कहानी कुछ यूं सामने आई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रविवार यानी 20 अप्रैल की दोपहर ओम प्रकाश घर में ग्राउंड फ्लोर पर थे। तभी अचानक पत्नी पल्लवी से उनका झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान पल्लवी अचानक मिर्ची पाउडर उठाती है और ओम प्रकाश की आंखों में झोंक देती है। ओम प्रकाश को अब कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी बेबसी के आलम में पल्लवी चाकू उठाती है और एक के बाद एक उनकी गर्दन और सीने पर उसी चाकू से कुल 10 वार करती हैं। लहूलुहान ओम प्रकाश डाइनिंग के करीब गिर पड़ते हैं। खून लगातार बह रहा था। ओम प्रकाश तड़प रहे थे। इसी बीच पल्लवी एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने सामने अपने पति को तब तक तड़पता देखती रहती है जब तक उनकी सांसें रुक नहीं जाती। पल्लवी करीब 15 से 20 मिनट तक कुर्सी पर बैठी ओम प्रकाश को तड़पते देखती रही थी। वारदात दोपहर को डाइनिंग टेबल पर हुई। तब घर के तीनों मेंबर डाइनिंग टेबल हॉल पर ही थे। खाने में 2 तरह की फिश बनी थी। ओम प्रकाश प्लेट में खाना ले चुके थे। ठीक तभी ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। पल्लवी ने ओम प्रकाश की आंखों में मिर्ची तब फेंकी जब वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। मिर्ची की वजह से ओम प्रकाश को कुछ दिखाई नहीं देता और तब भी पल्लवी ने चाकू से उन पर वार करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ओम प्रकाश की लाश के पोस्टमार्टम के बाद शव उनके बेटे यानी कार्तिकेश को सौंप दिया गया। बाद में बेंगलुरु में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि ओम प्रकाश एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे और जांच के बाद उनकी मौत की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो जी हाँ परमेश्वर ही थे जो जब कर्नाटक के गृह मंत्री थे तब 2015 में ओम प्रकाश राज्य के डीजीपी बने थे। अब सवाल ये है कि शादी के करीब 40 साल बाद पल्लवी ने अपने ही हाथों से अपने पति ओम प्रकाश का कत्ल क्यों किया? पति पत्नी में किस बात पर झगड़ा होता था? और पल्लवी और उनकी बेटी कृति किस बीमारी का शिकार थी? क्योंकि
कत्ल का मोटिव यानी मकसद जानना जरूरी है। ओम प्रकाश की पत्नी यानी पल्लवी पिछले 12 सालों से डिप्रेशन के अलावा एक गंभीर मानसिक बीमारी से भी जूझ रही थी। सिजोफ्रेनिया नामक इस बीमारी में अक्सर इसकी शिकार मरीज को अचानक डर लगने लगता है। कई बार ये वहम भी सताता है कि सामने वाला उससे नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी इस बीमारी के शिकार लोग अक्सर वहम में जीते हैं। इस एंगल से भी इस केस की जांच कर रही है कि कहीं सिजोफ्रेनिया की वजह से ही तो पल्लवी ने ओम प्रकाश का कत्ल नहीं किया। बेंगलुरु में ही इस बीमारी को लेकर पिछले 8 सालों से पल्लवी का बाकायदा इलाज चल रहा था। इलाज कर रहे डॉक्टर से भी पुलिस पूछताछ कर पल्लवी की मेंटल स्टेट्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश के मुताबिक मां पल्लवी के साथ छोटी बहन कृति भी डिप्रेशन की शिकार थी। तो क्या ओम प्रकाश के कत्ल की वजह पल्लवी की मानसिक बीमारी थी? क्या इसी बीमारी की वजह से उन्हें अक्सर लगता था कि ओम प्रकाश उन्हें पिस्टल दिखाकर डराते धमकाते हैं, या फिर कत्ल की वजह कुछ और ही है? शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक पुलिस को यह भी पता चला है कि ओम प्रकाश ने अपने कुछ करीबी पुलिस वालों से घरेलू झगड़े की बात शेयर की थी। छानबीन में ये बात भी सामने आई है कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच अक्सर एक प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़ा हुआ करता था। ये प्रॉपर्टी बेंगलुरु में ही है। झगड़ा इस बात को लेकर भी था कि ओम प्रकाश ने ये प्रॉपर्टी अपनी बहन सरिता कुमारी के नाम कर रखी थी। उन्हीं सरिता के नाम पर, जिनके घर वो पिछले हफ्ते भर से रह रहे थे और शुक्रवार को ही अपनी बेटी कृति के जिद करने पर वापस अपने घर लौटे थे। 1981 बैच के आईपीएस अफसर ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। उन्होंने अपना करियर तब से बेलारी डिस्ट्रिक्ट और आज के हरपलनहली में बतौर एसएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से शुरू की थी। कर्नाटक के अलग अलग शहरों में जिलों में बतौर एसएसपी भी उन्होंने शानदार काम किया था। ओम प्रकाश लोकायुक्त, फायर डिपार्टमेंट एंड इमरजेंसी सर्विस एवं डीआईजी में भी डीआईजी के तौर पर काम कर चुके थे। वो 1 मार्च 2015 को कर्नाटक के डीजीपी बनाए गए थे। इस पद पर वो पूरे 2 साल रहे और फिर मार्च 2017 में सर्विस से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के इसी घर में रहा करते थे जहां उनका कत्ल हुआ। गिरफ्त में कातिल जुर्म किया कबूल और बताया मोटिव, फिर भी पुलिस के लिए चुनौती बन गया ये मर्डर मिस्ट्री। एक महिला अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ दिन बाद उसके कत्ल की बात सामने आती है। पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। अब कातिल गिरफ्तार हो चुका है। कत्ल के शुरुआती सबूत सामने आ चुके हैं और तो और कातिल अपना गुनाह कबूल कर चुका है। उसने कत्ल का मोटिव भी बता दिया है। लेकिन उस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि करीब महीने भर का वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस मकतूल की लाश बरामद नहीं कर पा रही है और कत्ल की ये पहेली उलझती जा रही है। सवाल है कि लाश कहाँ है? राजस्थान के नागौर जिले का डेरवा गांव चारों ओर ऊंचे ऊंचे रेतीले टीलों से घिरा इलाका और इसी इलाके में मौजूद है 308 फीट गहरा एक कुआं। कुएं के इर्द गिर्द मौजूद पुलिस वाले और खास जंप सूट पहने एनडीआरएफ के जवान ने ये मंजर देखकर किसी को भी इस कुएं में किसी बड़े हादसे के होने या फिर किसी मॉक ड्रिल का गुमान हो सकता था। लेकिन जब ये पता चले कि ये सब कुछ पुलिस एक कत्ल की पहेली यानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की खातिर कर रही है तो वाकई हैरानी होना लाजमी है। असल में एक महिला की लाश एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है जिसका हल पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहा है।
महिला का कत्ल हुआ है। कत्ल के शुरुआती सबूत मिल चुके हैं और तो और कातिल भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो खुद अपनी जुबान से कत्ल करने की बात कबूल कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस उसकी निशानदेही पर लाश बरामद नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बीच शहर से एक महिला की लाश गई तो गई कहाँ। 22 जनवरी 2023 इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 22 जनवरी से नागौर जिले के श्री बालाजी पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले गांव बालासर की रहने वाली एक महिला गुड्डी घर से नागौर में ही अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी। लेकिन ना तो वो ससुराल पहुंची और ना ही उसका कुछ पता चला, और ना तो रहस्यमय तरीके से कुछ ही घंटों बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। घर वाले 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करते रहे और जब काफ़ी कोशिश के बावजूद गुड्डी के कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को भी तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि गुड्डी के मोबाइल फ़ोन तो 22 जनवरी से ही बंद है और उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन नागौर शहर में ही दिखा रही है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस गुड्डी की गुमशुदगी का सच जान पाती, तब तक पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। गुड्डी के गांव के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उसने 22 जनवरी को गुड्डी को नागौर के ही डेरवा गांव के रहने वाले अनोपा राम नाम के साथ जाते हुए देखा था। ये एक नई जानकारी थी जब पुलिस ने बिना देर किए अनोपा राम को हिरासत में ले लिया। छानबीन से पता चला कि गुड्डी और अनोपा राम न सिर्फ एक दूसरे के कई सालों से जानते थे, बल्कि शादीशुदा होने के बावजूद दोनों का एक दूसरे से चोरी छिपे अफेयर चल रहा था। शादीशुदा गुड्डी जब भी मायके आती वो अक्सर बहाने से अनोपा राम से मिला करती थी। इस बार भी मायके से ससुराल जाते हुए उसने अनोपा राम से मुलाकात की थी। पुलिस की पूछताछ में अनोपा राम ने ये भी बात तो कबूल की ही, लेकिन उसने ये कहकर पुलिस वालों को सन्नाटे में डाल दिया कि गुड्डी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो गुड्डी का कत्ल कर चुका है। अनोपा राम का कहना था कि चूंकि वो दोनों शादीशुदा थे, इसलिए चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने के सिवाय उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन गुड्डी उस पर अपनी शादी तोड़कर खुद से शादी कर लेने के लिए दबाव बना रही थी और इसी के चलते उसने गुड्डी की हत्या कर दी। पुलिस को अब अनोपा राम की बातों का एक एक सच पता करना था। 2 फरवरी 2023, लेकिन इससे पहले कि पुलिस गुड्डी के कुछ पता लगा पाती, इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस रोज पुलिस को नागौर शहर में केंद्रीय विद्यालय के पीछे झाड़ियों में एक महिला के कपड़े, कुछ बाल और कुछ इंसानी जबड़ा मिला। ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अजीब थी और किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने फौरन झाड़ियों से मिली ये चीज़ें कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इन चीज़ों के बरामद होने के साथ ही पुलिस को इस बात का शक हो रहा था कि कहीं ये सारी चीज़ें श्री बालाजी इलाके से गायब गुड्डी की तो नहीं हैं। ये सवाल अपने आप में काफ़ी बड़ा था। अब पुलिस ने गुड्डी के घर वालों को जंगल से बरामद चीज़ों की शिनाख्त के लिए बुलाया, लेकिन पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका से सदमे में गुड्डी के घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब उन्होंने ये चीज़ें देखी। जंगल से बरामद कपड़े गुड्डी के ही थे, जिन्हें पहनकर वो ससुराल के लिए निकली थी। यानी गुड्डी के कत्ल को लेकर अनोपा राम सच कह रहा था। पुलिस ने अब सच जानने के लिए जबड़े के टुकड़े के साथ ही गुड्डी के घर वालों का डीएनए टेस्ट करवाया और ये जानकर हैरान रह गई कि जंगल से बरामद ये सारी चीज़ें गुड्डी की ही थी।
जंगल से बरामद इन चीज़ों को लेकर जब पुलिस ने गुड्डी के प्रेमी अनुपाराम से पूछताछ की तो उसने उसी जंगल में गुड्डी का कत्ल कर लाश निपटा देने की बात कही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर अनुपाराम ने गुड्डी की लाश कहाँ निपटा दी। अब पुलिस ने अनुपाराम से सख्ती करने की शुरुआत की और तब अनुपाराम ने कहा कि 22 जनवरी को ही जंगल में चाकू मारकर गुड्डी का कत्ल करने के बाद वो लाश को कहीं फेंक कर चला गया था। करीब हफ्ते भर बाद वो सबूत मिटाने के लिए फिर मौके पर लौटा और उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आरोपी अनुपाराम इसके बाद भी नहीं रुका। उसने गुड्डी की लाश के टुकड़ों को जंगल में समेटा और एक बोरे में भर लिया। इसके बाद वो मौका देखकर लाश के टुकड़ों से भरी बोरी लेकर डेरवा गांव के बाहर उस कुएं पर पहुंचा और बोरी कुएं में फेंक दी। अब पुलिस अनुपाराम की निशानदेही पर पूरे 3 दिनों तक डेरवा गांव के कुएं में लाश के टुकड़ों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। एनडीआरएफ से मदद ली गई, लेकिन इन सारी कोशिशों का नतीजा 0 रहा। इसके बाद अनुपाराम पर नए सिरे से शिकंजा कसा गया। स्पिनर डॉग की मदद से लाश ढूंढती रही, लेकिन इसका भी नतीजा 0 रहा। इससे पहले उसने केंद्रीय विद्यालय के पीछे जंगल में ही लाश निपटाने की बात कही थी। वहां भी पुलिस ने मैराथन सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब पुलिस अनुपाराम का नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है ताकि उसके सीने में दफन राज उगलवा सके। अनुपाराम ने पुलिस को बताया कि उसने गुड्डी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर निपटाने से पहले दृश्यम फिल्म समेत कई मर्डर मिस्ट्रीज और क्राइम सीरीज देखी, जिसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। फिलहाल अनुपाराम को रिमांड पर लेकर उससे लंबी पूछताछ करने के बावजूद पुलिस गुड्डी का लाश का पता नहीं लगा सकी है। नागौर पुलिस के मुताबिक आरोपी अनुपाराम को 15 दिन की रिमांड पर लिया गया है, लेकिन इन 15 दिनों के दौरान आरोपी पुलिस को कई बार गुमराह करता रहा। यानी वजह है कि गुड्डी की लाश के अवशेषों के अलावा पुलिस कुछ बरामद नहीं कर पाई। अब देखना होगा कि लाश को ठिकाने लगाने का सच कब तक सामने आएगा।